आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड का सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का सभी विषय का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं तो कोई भी किताब आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आपकी पूरी जो ऑब्जेक्टिव होगा इसी वीडियो से आएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन यह वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरे इसमें जो है ऑब्जेक्टिव कवर किया गया है, यानी जितने भी VVI क्वेश्चन है, जो भी ऑब्जेक्टिव 2011 से पूछते हुए आ रहा है, सभी क्वेश्चन आपको इसमें रखा गया है। इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और आपदा, यानी जितने भी क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के जितने क्वेश्चन होता है वह सभी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पर नया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं हम हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके योगदान से इटली के एकीकरण में पूर्ण हुआ था? तो यह जो है आपका यहाँ पर जाएगा डी नंबर। इसमें काउंट कबूर भी थे, मेजनी भी थे और विक्टर इमैनुअल। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन देखा। 2 नंबर क्वेश्चन है, हीगेल किस देश का दार्शनिक था? जो हीगेल था यह जर्मनी का दार्शनिक था। जानते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की शांतिपूर्ण राशि को कम कर दिया गया? तो जो है इसका आपको यहाँ जाएगा आंसर डी नंबर, लॉसेन सम्मेलन में। यहाँ जैसा अगला क्वेश्चन है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो यह जो आपको किया था बिस्मार्क ने, रक्त और लौह की नीति। 5 नंबर क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है यह नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अतः 6 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना कांग्रेस था जिसका मुख्य उद्देश्य जो है आपको सी नंबर का राजतंत्र को पुनः स्थापित करना, यानी जो पहले की व्यवस्था था उसे फिर से स्थापित करना इसका लक्ष्य था। 7 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय स्थित है। यह जो आपको है जर्मनी में, बी नंबर अटेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोसुत का संबंध किस देश से था? तो कोसुत जो है यह हंगरी का एक राष्ट्रवादी व्यक्ति था। 9 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मेजनी का संबंध किस संगठन से है? तो मेजनी का संगठन जो है आपका यह कार्बोनरी, जिसकी स्थापना 1810 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जर्मनी के एकीकरण का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो यह जो है इसका डी नंबर, बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो सी नंबर 1871 में। इसके बाद जो है जर्मनी एक का एकीकरण हो गया था। अगला क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह के अवलोकन किसने किया था? तो जो है आपको अभी पढ़े हैं, बिस्मार्क ने इसका अवलोकन किया था। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का जो मरीज है वो कहा जाता है तुर्की को। ये नंबर अटेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप का स्थापना जो है मेजनी ने 1831 में किया था, चलिए 1834 में किया था। अगर देखते हैं यहाँ पर, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो यह जो है आपका सेडाउन का युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गरिबाल्डी जो है पेशे से यह नाविक था। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। आप लेसन 2 में आ गए। लेसन 2 को देख लेते हैं, रूस में अल्पमत वाला देश दल क्या कहलाया? तो यह जो कहलाया आपका मेंशेवी कहलाया, बी नंबर रखने लगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है, रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब किया गया था? तो यह 1905 में किया गया और 1906 में इसे खत्म भी कर दिया गया था। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? तो यह जो है आपका लेनिन का लिखा था, सी नंबर होगा। यहाँ पर है, समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है दास कैपिटल की, जो कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो यह भी माना जाता है आपको कार्ल मार्क्स को। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? तो यहाँ पर जाएगा बी नंबर, ब्रेस्ट लिटोवक्स की संधि से जो है रूस बाहर हो गया। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवन था यह ब्रिटेन का निवासी था, यह एक उद्योगपति था। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का पुस्तक का क्या नाम है?
तो अभी पढ़ने कार्ल मार्क्स पुस्तक का नाम जो है वह दास कैपिटल है, जो 1867 में प्रकाशित किया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखा था? तो यह जो है टॉल्स्टॉय, यानी वार एंड पीस का जो लेखक है वह टॉल्स्टॉय है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो यह हो जाएगा सी नंबर, लेनिन ने किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, साम्यवाद शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो यह रूस में हुआ था, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? तो समाजवादी कहा जाता है भी यहाँ पर दास कैपिटल कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स जन्म जो है 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में हुआ था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो बोल्शेविक क्रांति जो है यह नवंबर 1917 में हुआ था, इसे हम लोग अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं। यहाँ पर 15 नंबर की दास कैपिटल पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो यह जो है आपको 1867 में किया गया था। यहाँ बताते हैं, वार एंड पीस का लेखक कौन है? तो यह कौन है? टॉल्स्टॉय है। देख सकते हैं यह सभी क्वेश्चन जो है आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप इधर सभी का देख सकते हैं किस साल में पूछा गया है, 2014 में है, 2019 में है। इस तरह आपको जितनी सारे क्वेश्चन मिलेगा सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी VVI क्वेश्चन है। यहाँ देखते हैं, मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना किया था जिसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? तो यह जो है दास कैपिटल पुस्तक है। यहाँ पहला क्वेश्चन है, ब्रेस्ट लिटोवक्स की संधि किन देशों के बीच हुआ था? तो यह रूस और जर्मनी के बीच हुआ था, जिसे रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था। यहाँ अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो यह जो है आपको कार्ल मार्क्स। यहाँ अगला क्वेश्चन है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो साम्यवादी घोषणा पत्र का जो लेखक है वह कार्ल मार्क्स है और एंगेल्स है, जो कि 1848 में प्रकाशित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो यह जो है 1861 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, रूस में जार का क्या अर्थ होता है? तो रूस में जो जार होता है वह जो है रूस का सम्राट होता है। डी नंबर, जो रूस का शासक होता है उसे जार कहा जाता है। यह बात हम लोग लेसन 3 में, हिंद चीन में राष्ट्रवाद। जैसे पहला क्वेश्चन है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? यह 2019 में 2023 में पूछा है। तो यह जो है सूर्य वर्मा द्वितीय के द्वारा जो है अंकोर वाट का मंदिर निर्माण किया गया था, जो कि कंबोडिया में है। अगला क्वेश्चन है, बाओदाई की सरकार कहाँ थी? तो यह जो है आपको दक्षिणी वियतनाम में जो है बाओदाई की सरकार थी, जो अनाम का एक शासक था बाओदाई। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो यह जो है 1975 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा हुआ था? तो यह हो जाएगा आपका जापान का आत्मसमर्पण करने के लिए। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो यह पर देख सकते हैं यहाँ पर 2016 में, 2018 में, 2020 में, 2022 में लगातार कई सालों से यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इसके बाद जगह आपको यहाँ पर सी नंबर, सबसे पहले पहुंचने वाली व्यापारी है पुर्तगाल। और यहाँ अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह भी देख सकते हैं यहाँ कितना पूछा हुआ क्वेश्चन है, यह कितने साल पूछा गया है। तो यह जो है आपको कंबोडिया में स्थित है। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो जो यह है अभी हम लोग पढ़े हैं कि 1975 में हुआ था। यहाँ अगला क्वेश्चन है, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो कंबोडिया की राजधानी जो है वह नोम पेन है। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो वियतनाम का एकीकरण जो है 1975 में हुआ था। यहाँ अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? तो सिंगापुर जो है यह 1965 में आज़ाद हुआ था। यहाँ का अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? तो जो हिंद चीन के जो भी फ्रांसीसी नागरिक थे उन्हें हिंद चीन में कोलोन कहा जाता था। यह अगला क्वेश्चन है, 12 मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम जाना जाता है? तो यह जो है आपका यहाँ पर डी नंबर, इसमें कोई नहीं होगा क्योंकि यह 6 मार्च 1946 को जो समझौता हुआ था यह था हनोई समझौता, तो इसमें ऑप्शन में नहीं है। यहाँ अगला क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? तो यह जो है आपको फान बोई चाओ की पुस्तक है, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ द वियतनाम। चलिए आप देख लेते हैं यहाँ पर लेसन 4 में, जो कि इस लेसन से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है।
सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो यह जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश डैश के नाम से भी जानते हैं, तो इसे जो हम लोग मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से भी जानते हैं। यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है यह 1 मई को मनाया जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में, यानी 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। 5 नंबर क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो यह जो है बारडोली, यह नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गुजरात में पड़ता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी को जो है भारतीय रेलवे का जनक भी कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही रेलवे और टेलीग्राम की शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पढ़ सकते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? तो यह जो है लाल कुर्ती गठन किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने, जो कि भारत में। अगर यही रहेगा लाल कुर्ती गठन किसने किया था, तो ये अगर रहेगा इटली संबंधित, तो वहाँ पर जो है गरिबाल्डी ने किया था। यहाँ पर अगर 9 नंबर क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को वापस ले लिए थे? तो यह जो है आपका असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे, यानी बंद कर दिए थे। 10 नंबर क्वेश्चन देते हैं। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? जो लखनऊ समझौता है यह जो है आपको 1916 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन साइमन जो है इसका अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो यह जो है रावी नदी के तट पर, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या है? तो इसका जो है मास्टर दा, बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो इसका जो है यहाँ हो जाएगा रॉलेट एक्ट, यानी कि काला कानून इसे कहा जाता है, और इसी के विरोध में जो है ये घटना घटा था। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो यहाँ पर राजकुमार शुक्ल के कहने पर जो है महात्मा गांधी चंपारण आए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो भारत आने वाले प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाल थे। देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना कब हुआ था? तो 1925 में जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के जो वायसराय थे वह लॉर्ड इरविन थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। यहाँ अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड हुआ था? तो चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में। यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन है, किन्हें सीमांत गांधी के नाम जाना जाता है? तो जो है अभी हम लोग पढ़े हैं कि खान अब्दुल गफ्फार को कहा जाता है सीमांत गांधी। अगला क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह जो है वह गुजरात में हुआ था, सॉरी यह जो है आपको केरल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना जो है 1920 में लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो यह जो है आपका डांडी था, जो कि साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी चले थे। अगला क्वेश्चन है, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दिया था? तो यह जो है आपका है जलियांवाला बाग हत्याकांड में महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दिया, और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि भी त्याग दिए थे। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुआ है? तो यह जो है दांडी यात्रा के शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो यह था करो या मरो, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो अभी पढ़े 1885 में। अगला क्वेश्चन हम लोग, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो यह जो है आपको चंपारण में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो यह जो है किसानों पर लागू किया गया था, तीन कठिया प्रणाली चंपारण में। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो यह जो आपको हंटर समिति का गठन किया गया था जांच करने के लिए। अगला क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब किया गया था? तो यह जो है आपका यहाँ पर बी नंबर 1925 में KB हेडगेवार ने इसका स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। यहाँ अगला क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह जो है 1857 में हुआ था। यहाँ अगला क्वेश्चन है, फूट डालो और शासन करो की नीति अब अपनाया था? तो यह जो है अंग्रेजों की नीति था, फूट डालो और शासन करो। यहाँ 35 नंबर क्वेश्चन देते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह जो है आपको 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटा था। यह अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो यह जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, वेदों की ओर लौटो। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की संस्थापना किसने किया था? तो यह जो है आपको राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापना किया गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया था? तो 1916 में जो है साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो इसका यहाँ पर जाएगा बी नंबर, अहमदाबाद अधिवेशन में जो है असहयोग आंदोलन की प्रस्ताव रखा गया था 1920 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में रखा गया था? तो यह जो है आपको यहाँ पर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो यह जो है 1928 में साइमन कमीशन भारत आया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह जो है 1936 में लखनऊ में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह हो जाएगा इसका ए नंबर, महात्मा गांधी। रामपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1916 में जो है रामपा विद्रोह हुआ था। अब देख लेते हैं हम लोग लेसन 5 में। लेसन 5 में पहला क्वेश्चन है, जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था? तो यह जो है फ्लाइंग शटज मशीन का जो आविष्कार जॉन के ने किया था। अगला क्वेश्चन है, 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यह जो है आपको ए नंबर थे, इब्राहिम रहमतुल्लाह। इसी तरह में अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुआ था? तो 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किया गया था। भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी इसको कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह जो है वर्नपुर में स्थापित किया गया था। सुएज नहर कब खोला गया था? तो यह जो है 1869 में सुएज नहर को खोला गया था। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो बम्बई में 1853 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, फ्लाइंग शटर्स का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लाइंग शटर का आविष्कार जो है आपको जॉन के ने किया था। यहाँ अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो कोलकाता में जो है पहला जूट मिल स्थापना किया गया था। यहाँ पर पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो पावर लूम का आविष्कार किया था एडमंड कटराइट ने जो है पावर लूम का आविष्कार किया था। यहाँ अगला क्वेश्चन है, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत जो है बोनस भुगतान अधिनियम बना था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में जेनेवा पड़ता है, यहीं पर इसका मुख्यालय है। 13 नंबर क्वेश्चन है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैम्प का जो आविष्कार है वह हम्फ्री डेवी ने किया था। अगला यहाँ क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को की स्थापना हुआ था? तो यह 1907 में हुआ था। यहाँ अगला क्वेश्चन है, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया गया था? तो जॉर्ज जो है स्टीफेंस के द्वारा किया गया था, सी नंबर। यहाँ अगला क्वेश्चन है, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1854 में जो है प्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना किया गया था। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वैश्विक मताधिकार की घोषणा कब किया गया था? तो 1918 में सबसे पहले जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो दिया था वो इंग्लैंड दिया था। अगला है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो यह जो है 1881 में पहला एक्ट पारित हुआ था। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो 1870 में जो है स्पेनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किया गया था।
अब जो है यहाँ से हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिहार का सबसे पहला नगर कौन है? तो बिहार का सबसे जो पहला नगर है ये आपको है पटना। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो जो है ये यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर, बोध गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह का अगला क्वेश्चन है, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो सासाराम नगर का जो विकास हुआ था यह हुआ था आपको प्राचीन काल में, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ यहाँ अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल कहाँ है? तो यह जो आपको है बी नंबर, बिहार। यहाँ अगला क्वेश्चन है, सामंत व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी? तो यह जो है आपको यहाँ पर प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ा था। 8 नंबर क्वेश्चन है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो यह जो आपको पटना में हुआ था, इसका राइट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र जो है पटना का प्राचीन नाम था। यहाँ पर देखते हैं, शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया था? तो डी नंबर जो मध्यम वर्ग था, इन्हें कहा जाता है बुद्धिजीवी वर्ग, जिसमें पढ़े लिखे व्यक्ति लोग आते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो इसमें जो हो जाएगा यहाँ पर श्रमिक वर्ग, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया गया था? तो डी नंबर 1870 में जो है अनिवार्य शिक्षा को लागू किया गया था। यहाँ पर गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित किया था? तो गार्डन सिटी जो है ये एवेनेजर हावर्ड ने विकसित किया था। इस तरह में अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ मिलता है? तो जनसंख्या सबसे अधिक मिलता है आपको महानगरों में। इस तरह जो है आपको हिंदी का और साइंस का, संस्कृत का और मैथ का जो भी है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते रहेगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म पटना में हुआ था। अगला है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो 1912 में जो है बिहार बंगाल से अलग हुआ था। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर लेसन 7 में, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो थे, यह नए डील जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा था? तो अमेरिका पर इसका सबसे अधिक असर पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ था? तो जो है विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में किया गया था। इस तरह यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है देख लेते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय आर्थिक संघ का मुद्रा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पर डी नंबर, यूरो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर जो था यह यूनान का निवासी था। वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया था? तो सबसे अधिक जो है इसका प्रभाव कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, भारत सदस्य नहीं है, तो भारत जो है आपका यहाँ पर ओपेक का सदस्य नहीं है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय किस वर्ष, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो सबसे पहले यह क्वेश्चन कितना वर्ष पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसकी स्थापना जो है 1995 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आया था? तो यह जो है आपको 1929 में आया था, सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? तो यह जो आपको रेशम मार्ग था, जो कि एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को खत्म करने के लिए किया गया था? तो जो यूरोपीय संघ की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? तो इसका जगह बस सी नंबर, फांसीवाद नाजीवाद शासन प्रणाली की स्थापना किया गया था। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या था? तो यह तो औद्योगिक क्रांति, जो कि 1760 में
इंग्लैंड में हुआ था। 15 नंबर क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? तो यह जो है 1990 के दशक में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1944 में सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? तो यह जो है एक प्रकार का आपको बंधुआ मजदूर है, अनुबंधिक मजदूर, ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर बिहार या किस क्षेत्र से जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख सकते हैं लेसन 8 का यहाँ पर प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन जो है इसे रद्द किया था, और लॉर्ड लिटन जो है 1878 में इसको लाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा को बदला था? तो यह जो है अमृत बाजार था, जो पहले अंग्रेजी भाषा में छपता था, लेकिन वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए यह मराठी में अपना भाषा बदल लिया। अगला क्वेश्चन है, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? तो एनी बेसेंट ने शुरू किया था न्यू इंडिया। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुआ था? तो चीन में जो है सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस समाचार पत्रों ने रातों रात वर्नाक्युलर से, तभी तभी हम लोग पढ़े हैं अमृत बाजार। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? तो यह जो है आपको अंग्रेजी, नाम है मराठा लेकिन भाषा इसका अंग्रेजी है। अगला क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका का संपादक कौन थे? तो यह जो आप थे मोतीलाल घोष जो है इसके स्थापना करते। यहाँ पर है 95 थीसिस किसने लिखी थी? तो ये जो है मार्टिन लूथर का पुस्तक है 95 थीसिस। अगला क्वेश्चन है, मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय जो है इसके संस्थापक थे। किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है या तोहफा है? तो यह जो है मार्टिन लूथर का कथन है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो चाइना में जो है चीन में हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल थे? तो यह जो थे आपका चार्ल्स मेटकाफ। अगला है, मार्टिन लूथर कौन थे? जो मार्टिन लूथर थे यह एक धर्म सुधारक थे। अगला क्वेश्चन है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो जो है यह फ्रांस का एक दार्शनिक था। अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में जो है गुटेनबर्ग का जन्म। यहाँ से अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने जो है हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किया था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में जो है कागज का आविष्कार हुआ था सबसे पहले 105 में टस प्लाई लून ने कागज को बनाया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो यंग इंडिया का संस्थापक जो है महात्मा गांधी ने किया था। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किया था? तो बाइबिल जो है सबसे पहले छपने वाला पुस्तक है बाइबिल। यहाँ पर जो है पांचनावे संस्थापय पांचनावे संस्थापनाएं किसने लिखी थी? तो यह जो है आपको मार्टिन लूथर की पुस्तक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं लोकतंत्र में। अब पॉलिटिकल साइंस में आ गए हम लोग। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि में आता है? तो 8 मार्च में आता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने किया था? तो यह जो है आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसको घोषणा किया गया था। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था? तो यह जो है आपको डच भाषी समुदाय ने किया था। यहाँ अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ था? तो यह जो है 1998 में हुआ था। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जाता है? तो यह जो है महात्मा गांधी का कथन है। इसका अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? तो यह जो है आपको अलगाववाद है। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो महिलाओं को जो है पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण की व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित है? तो यह जो आपको धर्म पर आधारित है सांप्रदायिक राजनीति।
16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो ये जो है 61 है। लेकिन पूछेगा 17वीं में, जो कि 2019 में चुनाव हुआ था, तो इसमें जो है आपको 78 महिलाओं की संख्या है, और वर्तमान में जो है लगभग 82 हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है लेसन 2 से, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, यह होता है मुखिया। भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन जो है 1946 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 5 वर्ष का जिला परिषद का कार्यकाल होता है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन का कहा जाता है? तो यह जाता है ऊर्ध्वाधर वितरण। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत किया गया था? तो जो है राजस्थान, इसका राज्य होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब हुआ था? तो जो है 1958 में, ए नंबर खिलाड़ी हो जाएगा। इस तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संघ के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? तो ये जो है भारत। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख है? तो यहाँ पर डी नंबर, जिसे अध्यक्ष कहते हैं, लेकिन नगर निगम में इसका नाम आता है महापौर। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो यह जो डी नंबर है शिक्षा, यानी कि इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो यह जो है स्थानीय स्वशासन संबंधित है, अनुच्छेद 40। निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? तो आय कर जो है यह नगर निगम का स्रोत नहीं है। निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? तो यह ग्राम सभा जो है पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के लिए किस अनुच्छेद में है? तो यह जो है आपका 40 में है। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, यह जो है आपको दीवानी मुकदमे और फौजदारी दोनों मुकदमे जो है आपको सुलझाए जाते हैं ग्राम पंचायत में और ग्राम कचहरी में। तो सी नंबर इसका हो जाएगा। यहाँ पर है, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ किया गया था? तो पटना नगर निगम का स्थापना सबसे पहले किया गया था 1952 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो यह जो होता है आपको राष्ट्रपति होता है, लेकिन कार्यकाली होता है वह प्रधानमंत्री। भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है? तो यह जो है पंचायती राज व्यवस्था में है। 18 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह होता है आपको 5 वर्ष के लिए। झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है झारखंड को बिहार से अलग करके गठन किया गया था। भारतीय संविधान का 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है? तो यह जो है 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। यहाँ वाला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में जो है संघीय एवं संसदीय शासन प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला नगर निगम कौन है? तो भारत का पहला नगर निगम जो है मद्रास यानी कि चेन्नई नगर निगम है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितना है? तो 18 वर्ष है। 18 वर्ष हो जाएगा तो आप जो है मतदाता मत कर सकते हैं, यानी वोट दे सकते हैं। भारत ने यहाँ पर गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो यह होता है आपका सरपंच। ग्राम सभा का पूछे तो मुखिया होगा, लेकिन ग्राम कचहरी है तो यहाँ पर सरपंच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो यह जो है 8 है और 28 राज्य है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दायरा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया जाता है? तो 73वां संविधान संशोधन 1991। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो चंडीगढ़ जो है यह केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण है? तो अमेरिका जो है यह संघ सरकार का उदाहरण है। सॉरी, इसका जो है हो जाएगा आपको डी नंबर, ये सभी में जो है संघ सरकार का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है,
संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो जो है एकहरी शासन व्यवस्था जो है यह संघ सरकार की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो यह सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो महापौर कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया जाता है? तो यह जो आपका है स्वतंत्रता का अधिकार जाता है, नागरिकों की स्वतंत्रता का अधिकार जाता है अनुच्छेद 19 में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो यह जो आपको है बिहार में वैशाली। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? तो हो जाएगा यहाँ पर नगर निगम नहीं है, बाकी जो है ग्राम पंचायत, जिला परिषद और ग्राम समिति जो है पंचायत में रहता है। अगला है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है सत्ता में साझेदारी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो यह जो है आपका ग्राम समिति जो है पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा समिति है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा पंचायत का तीसरा स्तर बनाया गया था? तो यह जो है आपका बी नंबर रहेगा 73वां संविधान संशोधन। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग अगला चैप्टर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? तो यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी जो है क्षेत्रीय पार्टी है। अब निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रबंधक थे? तो यह जो है आपको जाएगा महेंद्र सिंह टिकैत, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। बंगाल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? बांग्ला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो यह जो है लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की जो है यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला, निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? तो यह जो आपको चीन में एक दलीय प्रणाली, चीन में, रूस में, क्यूबा में जो है एक दलीय प्रणाली है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो यह जो आपको समाजवादी पार्टी जो है यह राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, बाकी सभी पार्टी जो है राष्ट्रीय दल है। तारी विरोधी आंदोलन किन में से किस राज्य में शुरू हुआ था? तो यह जो है आपको आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो यह समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है साइकिल छाप। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक संस्कार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? तो यह जो थे आपको राजा ज्ञानेंद्र, जो कि वीरेंद्र की भाई था। क्वेश्चन है, बोल्बिया में जनसंघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो पानी के जो है कीमत है इसका वृद्धि हो गया था। अगला क्वेश्चन कहते हैं, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह, चुनाव चिन्ह कौन देता है? तो यह जो है निर्वाचन आयोग, इसी को कहते हैं चुनाव आयोग देता है, सी नंबर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में किया गया था। श्रीलंका कब आजाद हुआ था? तो श्रीलंका जो है आपको 1948 में आजाद हुआ था, और चाइना 1949 में, और हम लोग 1947 में आजाद हुए थे। यहाँ वाला क्वेश्चन है, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था? तो ये जो है जनता दल यूनाइटेड में जो है समता पार्टी का विलय हो गया था। बोल्बिया किस महादेश का हिस्सा है? तो जो है दक्षिणी अमेरिका का हिस्सा है बोल्बिया। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? चिपके आंदोलन थे सौंदरलाल बहुगुणा। लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, राजनीतिक दलों कहते हैं लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो ये जो है राष्ट्रीय जनता दल, ये राष्ट्रीय दल नहीं है, बाकी सभी जो है राष्ट्रीय दल है। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह है बंगला छाप। चुनाव सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब आया था? तो यह जो है 2005 में इसे लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, गठबंधन की सरकार बनने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था होनी चाहिए? तो यह जो है आपका यहाँ पर बहुदलीय होगा, तभी हम कई दूसरे दल से मिलाकर गठबंधन कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, और यही जो है इसका स्थापना किए थे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब किया था?
तो जो है 1975 में इंदिरा गांधी शासनकाल में किया गया था। बांग्लादेश का कब स्वतंत्र हुआ था? तो यह जो है 1971 में, और इसका पहला जो नाम था यह पूर्वी पाकिस्तान था। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण जो है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1977 में आम चुनाव में, लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो यह जो था जनता पार्टी को बहुमत मिला था। किसने के नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किया गया था? तो जो है आपका मोरारजी देसाई, ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 2019 में जो है 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ था, और 2024 में जो है 18वीं होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो यह जो थे आपको काशीराम, इसका हो जाएगा। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है, तो यह जो है आपको लोकतंत्र है, लेकिन पहले क्या था? तो राजतंत्र था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्थापना कब हुआ था? तो 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 2014 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो यह जो है आपका कमल के फूल छाप है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ था? तो यह था 1970 के दशक में। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से संबंधित है? यह जो है पेड़ बचाव से संबंधित है, ये नंबर हो जाएगा। राजनीतिक दलों के नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो जो है ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड में इसका नींव सबसे पहले पड़ा था। 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो देश में जो है आपातकाल लगा था 1975 में, इसलिए इसे जाना जाता है। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है आपको गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश संबंधित है, डी नंबर। इस देख सकते हैं आपको यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? तो जो है 1999 में हुआ था। डॉक्टर मेघा पाटेकर कनिष्ठ किस रूप से जुड़ी है? तो यह जो है आपका यहाँ पर नर्मदा बचाओ आंदोलन से। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो ए नंबर, राजस्थान से शुरुआत हुआ था। 2005 में सरकार ने इसे मान्यता दे दिया। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीट की संख्या कितनी है? तो 543 है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? तो भारतीय जनता पार्टी जो है यानी बीजेपी राष्ट्रीय दल है, बाकी सभी इसमें क्षेत्रीय दल है। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो यह जो है आपको ब्रिटेन में बहुदलीय नहीं, यहाँ पर 2 दलीय व्यवस्था है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं अगला चैप्टर का प्रश्न। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो लोकतंत्र सबसे अच्छा होता है। किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता का द्वारा शासन है? तो यह जो है अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है यहाँ पर नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था ने निम्नलिखित किस मुद्दे पर सफलता पाई थी? तो इसको आपका सी नंबर, बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करेगा तो जो ही कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था चल पाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो डी नंबर, बहुसंख्यकों की शासन। लोकतंत्र की उपलब्धियां में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो विकास है, डी नंबर। इस तरह यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो भारत में जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? तो 18 वर्ष है। यहाँ अगला क्वेश्चन करते हैं, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो यह जो थे आपको नेल्सन मंडेला थे, सी नंबर। इस तरह से यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जाता है, यह जो है महात्मा गांधी कहे थे। आंग सांग सू की संबंध किससे है? तो यह म्यांमार के प्रधानमंत्री थे। कहते हैं इंक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे?
तो सी नंबर यानी घाना का। यहाँ आते हैं, आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप था? तो डी नंबर यहाँ पर भारत है। यहाँ अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो यह जो है यहाँ पर अशिक्षा, यहाँ जो है अशिक्षा मुख्य बाधा है। लेकिन इस देखा जाए तो गरीबी भी है, बेरोजगारी भी है, तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी, तो यह जो है 10.86% था महिलाओं की भागीदारी। लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी स्थिति सबसे आवश्यक है? तो यह जो है आपको मजदूर जनमत है, इसका ए नंबर। 15वीं लोकसभा चुनाव में पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी, तो 10% था। इस तरह जो है यहाँ तक हम लोग देख लिए आपको इतिहास और राजनीति शास्त्र। अब यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग अर्थशास्त्र और भूगोल। इसका पीडीएफ भी आपको वीडियो के अंत बता दूंगा किस तरह जो है आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाइएगा। वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और यह वीडियो आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं अर्थशास्त्र को। अर्थशास्त्र का यह पहला लेसन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किनका है? तो यह जो कथन जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कथन है कि बिहार के विकास के बिना जो है भारत का विकास संभव नहीं है। 2 नंबर क्वेश्चन है, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो यह पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास करना, जो कि 1951 से 56 तक चला था यह पंचवर्षीय योजना। यहाँ अगला क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो यह जो है UNDP के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस आयोग कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत किया था? तो यहाँ पर जो है ब्रुंटेलैंड जो है आयोग के द्वारा यह प्रस्ताव को पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो यह जो है आपका सेवा क्षेत्र है। 3 क्षेत्र होता है, प्रथम कृषि क्षेत्र, दूसरा होता है आपका उद्योग क्षेत्र, और तीसरा होता है सेवा क्षेत्र। चलिए यहाँ देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग गठन जो है 15 मार्च 1950 को किया गया था, लेकिन इसके स्थान पर अब जो है नीति आयोग को ला दिया गया है। अगर चलते हैं अगला क्वेश्चन, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो इसमें जो है आपका कृषि, खनन, पशुपालन, यानी डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। इसमें सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी, तो 2011 के अनुसार जो है भारत की आबादी जो है 121 करोड़ है, और वर्तमान में लगभग 143 करोड़ हो गया है। यहाँ अगला क्वेश्चन है, समाजवाद अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? तो समाजवाद अर्थव्यवस्था का गुण है कि सामाजिक कल्याण, यानी सभी का कल्याण करना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ब्रेंटलैंड आयोग संबंधित है, तो यह जो है आपको सतत विकास से सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी किया गया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल यानी कि 2002 में सबसे पहले जो है यह मानव विकास जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग गठन कब किया गया था? तो जो है जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था, जिसे जो है योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है यह मिश्रित आर्थिक व्यवस्था है, यानी कि यहाँ पर पूंजीवाद और समाजवाद दोनों प्रकार की व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो लोक कल्याण पर दिया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और योजना आयोग के अध्यक्ष हमेशा जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं। इसके स्थान पर जब नीति आयोग आया गया था, इसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो यह जो है प्राथमिक क्षेत्र से है हरित क्रांति। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य है, तो बिहार राज्य जो है एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देते हैं, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? और यहाँ जो है कितना साल जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो यह जो है कृषि क्षेत्र को ही कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, जो कि प्रकृति से संबंधित है। यहाँ पर निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है?
तो बिहार जो है यह पिछड़ा हुआ राज्य है। यहाँ अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य है? तो बीमारू में जो है आपको यहाँ पर बिहार, BI से बिहार, A में से मध्य प्रदेश, R से जो है आपको राजस्थान और U से है उड़ीसा। यहाँ पर अगला कहते हैं कि इनमें से कौन बीमारू राज्य है? तो इसमें जो है आपको सभी जो है यह बीमारू राज्य है। यहाँ पर योजना आयोग के भंकर कौन सा आयोग बना? तो यह जो है नीति आयोग, यानी कि योजना आयोग खत्म करके कौन सा आयोग बनाया गया? तो नीति आयोग को बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है 1951 में हुआ था। यहाँ देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो देश में जो है 7 आर्थिक क्षेत्र विकसित है। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो भारत में नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। यहाँ देखते हैं कौन बीमारू राज्य नहीं है? यहाँ पर बीमारू राज्य नहीं है तो कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं है, बाकी यहाँ सभी बीमारू राज्य है। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग क्षेत्र को कहा जाता है द्वितीयक क्षेत्र। यहाँ देखते हैं निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि यहाँ पर समाजवाद और पूंजीवाद दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर अगला लेसन से, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा की जो प्रति व्यक्ति आय है सबसे अधिक है और सबसे कम जो है आपको बिहार का है। यहाँ कहते हैं गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दिया था? तो यह जो है आपको रैगनर नक्श ने दिया था कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय कहते हैं, यानी एक साल में जितना इनकम होता है उसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा निर्धारित हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 24 कैलोरी है और शहरी क्षेत्रों के लिए यहाँ पर 2100 कैलोरी है। चलिए यहाँ देखते हैं अगला क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो यह दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है जो कि 1868 में लिखा गया था। और सबसे पहले जो है प्रति व्यक्ति आय गणना इन्हीं पुस्तक में मिलती है। यहाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंकित वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो यहाँ पर मूल्य योग विधि के जोड़कर जो है गणना की जाती है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? जो है 1954 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना किया गया था जो कि राष्ट्रीय आय की गणना करता है। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है आर्थिक वृद्धि। जो भी विकसित देश होते हैं उसके वृद्धि के लिए आर्थिक वृद्धि, और जो देश विकासशील होते हैं उसके लिए आर्थिक विकास का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो प्रति व्यक्ति आय हमारे रहन सहन की व्यवस्था प्रभावित करता है। प्रति व्यक्ति आय मतलब एक व्यक्ति का आय होता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय गणना यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO करता है। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था सबसे पहले, जिस समय भारत की प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपये था। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है वह 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच का कहा जाता है वित्तीय वर्ष। बिहार के किस जिले को प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना का जो है सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है, वह जो है विकसित देश कहलाता है। जिसकी आय जितना अधिक होगा वह उतना ही विकसित होगा। भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य में का है? तो बिहार का जो है सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है? तो प्रत्यक्ष कर में जो है यह आयकर है, जो सीधे हम लोग डायरेक्ट सरकार को भुगतान करते हैं। सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो यह जो है 25,494 रुपये जो है भारत की प्रति व्यक्ति आय था। यहाँ तक अगला क्वेश्चन है, टाका किस देश की मुद्रा है? तो टाका जो है यह बांग्लादेश की मुद्रा है। राजधानी है ढाका, मुद्रा है टाका। यहाँ से अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब किया था? तो यह जो है 8 नवंबर 2016 को, यानी कि मुद्रा का जो पैसा चेंज हुआ था रुपया उसका घोषणा किया गया था।
और यह 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ देख सकते हैं, निम्न में से कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है? तो शाख मुद्रा का उदाहरण जो है यह बैंक ड्राफ्ट शाख मुद्रा का उदाहरण है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो जो यहाँ पर डेबिट कार्ड जिसे बोलते हैं हम लोग एटीएम, वह जो है प्लास्टिक मुद्रा है। रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की जो मुद्रा है वह रूबल रूस की मुद्रा है। स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो स्वीडन की मुद्रा जो है वह कोरोना स्वीडन की मुद्रा है। शाख का आधार क्या होता है? तो शाख मतलब होता है विश्वास या भरोसा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है? तो जो है हार्टले विटर्स ने कहा था कि मुद्रा है वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर डी नंबर मालगुजारी की रसीद, सॉरी यहाँ पर जो है मुद्रा है। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो मुद्रा है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मुद्रा एक आध्यात्मिक रूप नहीं है? तो जामा जो है यह आध्यात्मिक रूप नहीं है। यहाँ से अगला क्वेश्चन है, आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? तो यहाँ पर पत्र मुद्रा जो है सबसे अधिक आज प्रचलन में है। यह ऑप्शन के अनुसार होगा। अगर यहाँ पर आएगा प्लास्टिक मुद्रा तो प्लास्टिक मुद्रा होगा, लेकिन यहाँ पर दिया है पत्र मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा नहीं है, तो सी नंबर होगा। शाख का अर्थ है, तो शाख का जो अर्थ होता है आपको विश्वास या ऋण लौटाने की क्षमता, यानी सी नंबर आएगा, ए और बी दोनों से हो जाएगा। यहाँ अगला क्वेश्चन है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? वह मुद्रा है विनिमय करने के लिए। अगला क्वेश्चन होते हैं, बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब किया गया? तो 1976 में सबसे पहला ग्रामीण बैंक की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन कहते हैं, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? तो जिला स्तर पर काम करता है केंद्रीय सहकारी बैंक। यहाँ देते हैं, सहकारिता प्रांतीय सरकार का हस्तांतरण योग्य विषय कौन बनी है? तो 1919 में। निम्न में से कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारी के लिए है? तो यह जो है चालू खाता, जिसे कहते हैं आप लोग करेंट अकाउंट, जो कि व्यापारियों के लिए होता है। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई जो है सभी बैंकों का बैंक है, यही करता है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1975 में जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किया गया था। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई जो है भारत की वित्तीय राजधानी है और वाणिज्य राजधानी भी है। यहाँ होते हैं, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारत में जो है रिजर्व बैंक यानी आरबीआई जो है 1 रुपया का कागज के नोट को छोड़कर जितने भी करेंसी नोट होता है ये सब जारी करता है आरबीआई, और 1 रुपये कागज का नोट और जितने होता है सिक्का ये सब जारी करता है भारत सरकार यानी वित्त मंत्रालय। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋण का लेन देन होता है? तो ये तो अल्पकालीन यानी कम समय के लिए जो है यह लेन देन होता है। मुद्रा बाजार का है तो ऋण अल्पकालीन, और यहीं पर जो है आपको पूंजी बाजार का है तो वह होगा आपको दीर्घकालीन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो यह जो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? तो 1935 में, यानी 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो यह है भूमि विकास बैंक। यहाँ भूमि है तो भूमि के आधार पर अधिक दिन तक ऋण दिया जा सकता है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो यह जो है आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक। यहाँ अगला क्वेश्चन है, वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था, और इसके साथ जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा संस्थागत वित्तीय संस्था है? तो व्यवसायिक बैंक जो है यह संस्थागत वित्तीय संस्था है, बाकी जो है महाजन, रिश्तेदार, सेठ साहूकार यह गैर वित्तीय संस्था है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेश अर्थशास्त्री कौन है? तो यह जो है आपको मोहम्मद जो है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है। यहाँ अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रीय बैंक है? तो जो है 14 बैंक है, जो कि 1969 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो यह जो है आपका यहाँ पर महाजन है, जो कि गैर संस्थागत है। यहाँ शेयर बाजार की नियामक संस्था है, तो यह जो है आपको सेबी जो है यह शेयर बाजार का सबसे नियामक संस्था है।
यहाँ देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो प्रत्यक्ष कर में जो है यह आयकर। भारत में सहकारिता आंदोलन की प्रारंभ कब हुआ था? तो 1904 में जो है सहकारिता आंदोलन की प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि वित्त सरकार यानी भारत सरकार जारी करता है 1 रुपया का कागज का नोट। यहाँ से अगला क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो यह जो है पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृषि तथा ग्रामीण बैंक, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? तो यह जो है आपको नाबार्ड है, जिसकी स्थापना 1982 में हुआ था। सहकारिता साख समिति, यहाँ से अगला क्वेश्चन है, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से किया गया था? तो सबसे पहले जो है आंध्र प्रदेश से मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? तो यहाँ पर जो है छिपी हुई बेरोजगारी या मौसमी बेरोजगारी जो है यह कृषि में पाई जाती है। यहाँ से अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष विदेश निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिल रहा है? तो सेवा क्षेत्र को सबसे अधिक मिला है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? तो सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है आपको जीडीपी में। अगला, छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है या पाया जाता है वो कृषि में। वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो यह जो है उपभोक्ता खरीदता है यानी उपयोग करने वाला। निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो यहाँ पर बी नंबर शिक्षा जो है यह आधारभूत संरचना का अंग है। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा शुरू हुई थी? तो मनरेगा जो है आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। आर्थिक विकास संबंधित है, यह जो है आपको परिणात्मक परिवर्तन से और गुणात्मक परिवर्तन दोनों से संबंधित है। यहाँ देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न है? तो यह जो है आपको कृषि क्षेत्र में, जितना भी विकासशील देश है जो विकास कर रहा है वहाँ की अधिकांश जनसंख्या आपको कृषि क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ अगला क्वेश्चन है, नरेगा कार्यक्रम के नाम के स्थान पर किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया? तो यहाँ पर जो है महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया और नरेगा से पहले लग गया MA यानी महात्मा गांधी, जो हो गया मनरेगा। निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो यह है आपको वित्त यानी कि लोन देना। यहाँ पर है मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है? तो इनमें सभी है, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा है। चलिए यहाँ अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है? तो बिहार पिछड़ा राज्य हुआ। यहाँ पर आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? तो आर्थिक क्रिया का उद्देश्य है जीविकोपार्जन करना यानी अपना जीवन का यापन करना। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो सेवा क्षेत्र जो है यह आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो यहाँ पर जो है मॉल सेवा या प्राइवेट है, यह इसलिए गैर सरकारी है। यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों की रोजगार देने की व्यवस्था है? तो नरेगा का तहत जो है 100 है, अगर यही रहेगा मनरेगा का तहत तो 150 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक है? तो मानव पूंजी घटक जो है यहाँ पर ज्ञान, कौशल और अनुभव यानी डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत किया गया? तो 1989 में जो है जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत किया गया था। इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो सहकारी जो है यह आर्थिक विकास से संबंधित नहीं है, बल्कि यह एक वित्त संस्था है। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है यह पेट्रोलियम भी है, कोयला भी है, विद्युत भी है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में सेवा क्षेत्र को मान्यता कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 2 भागों में आता है, ये जो है सरकारी सेवा और गैर सरकारी सेवा। यहाँ अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रण तथा प्रतिबंधों को हटा देना क्या कहलाता है? तो यह जो आपको उदारीकरण कहलाता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यहाँ जो है
निर्यात संवर्धन क्षेत्र को निम्न में से किसने बदल दिया गया है? तो यह जो है आपको विशेष आर्थिक क्षेत्र में बदल दिया गया है। निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो जो है इन्फोसिस, यह भारतीय कंपनी है। निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो जो राष्ट्रीयकरण नई आर्थिक नीति नई अंग नहीं है, बाकी उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण यानी कि एलपीजी है, यह नई आर्थिक नीति का अंग है। निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो यहाँ पर सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, सैमसंग भी है, फोर्ड मोटर्स भी है, कोको कोला भी है। यहाँ से अगला है वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है? वैश्वीकरण का अर्थ होता है विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय करना, यानी विश्व की अर्थव्यवस्था से व्यापार करना। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जो आपको जेनेवा में है। यहाँ से अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण का जो है 5 मुख्य अंग है। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो नई आर्थिक नीति में जो है यहाँ पर इनमें सभी निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण सभी को शामिल किया गया है। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो यहाँ पर नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया है। ऑप्शन के अनुसार आप देख सकते हैं। निम्न में कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? तो टाटा जो है यह विदेशी ब्रांड नहीं है, बल्कि हमारे देश की कंपनी है यह टाटा। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब किया गया था? तो 1995 में। ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने की संस्था कौन सी है? तो इसमें जो है आपको कोई नहीं है, यह जो संस्था है विश्व व्यापार संगठन है। डी नंबर राइट आंसर का। यहाँ से अगला क्वेश्चन है औद्योगिक उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है ISI मार्क का प्रयोग किया जाता है किसी भी वस्तु को जांचने के लिए। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मनाया जाता है आपको 15 दिसंबर को, 24 दिसंबर को, और 15 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। अगला क्वेश्चन है भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया था? तो 1986 में से लाया गया था। खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है आपको एग मार्क का प्रयोग किया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। अगला क्वेश्चन है कृषि उत्पाद के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए मैं क्या किया जाता है आपको यहाँ पर एग मार्क का। जितने भी खाद्य संबंधित वस्तु होगा सबके लिए एग मार्क। अगला यहाँ पर उपभोक्ता शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो इसमें एक भी पैसा यानी कोई भी पैसा देना नहीं पड़ता है। भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1993 में जो है मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम को पारित किया गया था। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब बनाया था? तो यह जो है 2005 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो आपको यहाँ पर हॉल मार्क का प्रयोग किया जाता है, बी नंबर। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो यह राज्य आयोग में कर सकता है। और जो 1 करोड़ से अधिक है तो यह आपको राष्ट्रीय आयोग में, और 20 लाख से कम है तो जिला फोरम में शिकायत कर सकता है। तो यह था आपको पूरा इकोनॉमिक्स। अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं भूगोल। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को दिए शेयर कीजिए, क्योंकि यह ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। हम जो है पूरे सोशल साइंस के जितने भी ऑब्जेक्टिव है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, आपको आपदा, अर्थशास्त्र, सभी का आपको ऑब्जेक्टिव का निचोड़ इस चैनल पर आपको दे रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं भूगोल। सबसे पहला लेसन है भारत में संसाधन एवं उपयोग। पहला क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो यह जो है आपको अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। यहाँ तक अगला क्वेश्चन है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसमें कोई नहीं होगा, क्योंकि इसमें से ऑप्शन में कोई होता ही नहीं है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा जो है पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो यहाँ पर सकते हैं इसमें पर नवीकरणीय है, लेकिन इसमें होगा पुनः चक्रीय यानी फिर से बना सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 आपको जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह रियो डी जेनेरिया में आयोजित किया गया था 1992 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो जीवाश्म ईंधन जो है यह अनवीकरणीय संसाधन है, एक बार इसे खत्म कर सकते हैं तो फिर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि प्रचलित है? तो यह जो है उत्तराखंड में किया जाता है, पहाड़ी इलाका पर। पंजाब में भूमि निम्नीकरण या प्रमुख कारण क्या है? तो पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का कारण है अधिक सिंचाई, और अधिक सिंचाई से वहाँ पर जलाक्रांता की स्थिति उत्पन्न होता है और भूमि जो है निम्नीकरण हो जाता है। काली मिट्टी उपयुक्त है? तो काली मिट्टी जो है कपास के लिए उपयुक्त है, और इसे जो है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का जो है रेंगुल मृदा, कपासी मृदा भी इसे कहते हैं। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो एंड्रीज नाम का एक रसायन होता है जो मेढक के प्रजनन को रोक देता है। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो जो मरुस्थलीय मृदा है सबसे अधिक राजस्थान में पाया जाता है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगर परियोजना किस नदी पर है? तो यह जो है भाखड़ा नंगर परियोजना सतलज नदी पर है, जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश में है। अगर भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो यह हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी पर उड़ीसा में है। अलग होता है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी परियोजना जो है आपको यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये 3 राज्यों से संबंधित है, 3 राज्यों में बहती है। यहाँ देखते हैं प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब आई थी? तो सितंबर 1987 में प्रथम राष्ट्रीय जल नीति लाया गया था। यहाँ अलग देखते हैं कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर है? तो यहाँ पर कावेरी नदी पर जो है कृष्णराज सागर बांध है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो यह भी हीराकुंड बांध है। यहाँ देखते हैं गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय से संबंधित है? तो यह जो है भाखड़ा नंगर बांध से संबंधित है। बृहद क्षेत्र में जल का उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो जैसे कहते हैं नीलागरा, क्योंकि पृथ्वी के 3 हिस्से में यानी 71% भागों पर जल है और 29% पर स्थल है। देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो देश में सर्वाधिक वर्षा होती है आपको मानसीराम, और मानसीराम ऑप्शन नहीं रहता है तो चेरापूंजी होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितनी प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो प्राणी में जो है 65% होता है, और पौधों में जो है 99%, 65 से लेकर 99% होता है पौधों में। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो यह जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा है। हीराकुंड बांध देखते हैं यहाँ पर, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? तो यह जो है आपको महानदी पर उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है? तो यह जो आपको गोविंद बलवंत पंत सागर जलाशय है, जो सबसे बड़ा मानव निर्मित है। अगला है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संक्रदन बढ़ जाता है? तो आर्सेनिक, जो कि एक प्रकार का रसायन है। यहाँ अगला क्वेश्चन है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? तो बाघ परियोजना की शुरुआत हुआ था 1993 में किया गया था, और 93 नहीं, 73 में किया गया था, 73 नहीं रहेगा तो 1972 भी रहेगा, वो भी सही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये जो है असम में है। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो 1952 में किया गया था, प्रथम वन नीति के कारण। आयुर्वेद के जनक कौन है? तो आयुर्वेद के जनक जो है यह आपको चरक है, महर्षि चरक है, जो कि भारत के रहने वाले हैं। टेक्सोल का उपयोग किया जाता है आपको जो यहाँ पर कैंसर का उपयोग इलाज करने में उपयोग किया जाता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह जो है आपको उत्तराखंड में है। यहाँ जैसे अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा जैवमंडल रिजर्व कौन सा है? तो यह जो है आपको डिब्रू सैवाल जो है यह सबसे बड़ा है। क्यूनाइट का उपयोग होता है? तो यह जो आपको होता है मलेरिया में होता है इसका उपयोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो यह जो है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक भारत में वन है। सुंदरवन है? तो सुंदरवन जो है आपको पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है?
यह आपको मयूर है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है? तो जो है 3 वर्गों में किया जाता है। अगला है, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो जो है 400 करोड़ हेक्टेयर पर जो है वन का विस्तार था 1948 में। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो यह जो है आपको वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण करने के लिए यह अनुच्छेद की धारा बनाया गया है। भारत का कन्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो यह बाघ के लिए असम में है। निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? तो घड़ियाल जो होता है सिर्फ भारत में पाए जाने वाला जानवर है। यहाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो मैग्नीज सबसे आगे है ओडिशा। निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो यह जो है आपको हेमाटाइट लौह अयस्क का प्रकार है। निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? तो यह जो आपको अभ्रा का एक प्रकार है कोडरमा। लौह अयस्क है तो लौह अयस्क जो है यह अनवीकरणीय संसाधन है, इसका दोबारा उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह आपको ओडिशा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो जो लोहा होता है इसे उद्योगों की जननी कहा जाता है। निम्न में से कौन लौह अयुक्त खनिज का उदाहरण है? तो यहाँ पर जो है मैग्नेटाइट यह लौह युक्त खनिज है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम बनाने में जो है बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पीतल बनाया जाता है तो पीतल जो है यह तांबा और जास्ता दोनों को मिलाकर पीतल बनाया जाता है। अगला है, 1 टन इस्पात बनाने में कितना जो है मैग्नीज का उपयोग होता है? तो यहाँ पर 10 किलोग्राम मैग्नीज का प्रयोग होता है 1 टन इस्पात बनाने में। कहते हैं, भारत में किस खनिज का अभाव है? भारत में जो है लेड का अभाव है, बाकी अभ्रक है, यहाँ पर लोहा है और बॉक्साइट भी है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह आपको ओडिशा है। यहाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? तो यहाँ पर कोयला जो है यह कार्बनिक खनिज है, बाकी सभी अकार्बनिक खनिज है। यहाँ तक अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो यह जो है आपको भूतापीय यानी कि भूमि के अंदर से निकलने वाली ताप के द्वारा बनाया गया है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो यह जो है पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के ऊपर ही होता है प्राकृतिक गैस। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो इनमें जो है पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक ये सभी जो है आपको जीवाश्म ईंधन है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कैगा परमाणु विद्युत गिरा किस राज्य में है? तो कैगा जो है आपको कर्नाटक में है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो राजस्थान में जो है सबसे अधिक सौर ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिक्रमण केंद्र में कार्य कार्यरत है? तो 18 ऐसे क्षेत्र है जो कि तेल परिक्रमण के लिए भारत में है। भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ किया गया था? तो जो है आपको शिव समुद्र में किया गया था। प्राकृतिक गैस पाई जाती है तो यह पाया जाता है वो खनिज तेल के साथ, यानी जो खनिज तेल मिलता है उसके साथ। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकासित सर्वाधिक होने की संभावना है? तो राजस्थान में है। भारत में कितने सर्वाधिक सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्यरत है? तो यह जो है आपको यहाँ पर सी नंबर 18। देख सकते हैं क्वेश्चन को किस तरह घुमा घुमा कर पूछा गया है, एक ही क्वेश्चन कई बार आ रहा है। यह सही पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिस तरह क्वेश्चन पूछा है उस तरह आपको हम दिखा रहे हैं। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो यहाँ पेट्रोलियम है, कोयला है, प्राकृतिक गैस सभी जो है आपको जीवाश्म ईंधन है। 2022 और 2023 लगातार जो है 2 साल क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे देखते हैं, यहाँ भारत के किस संस्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो जो है तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है और एशिया का सबसे पुराना परमाणु केंद्र है। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो मणिकरण जो है आपको हिमाचल प्रदेश में है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ किया गया था? तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो भारत में जो है बिटुमिनस सबसे अधिक पाया जाता है।
भारत का प्राचीनतम कोयले की खान कौन सा है? तो जो है रानीगंज, जो कि झारखंड में पड़ता है। इनमें से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत केंद्र है? तो तारापुर जो है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है, यह आपको डिगबई असम में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया किस्म में कोयला है और पीट सबसे खराब किस्म में कोयला है। सबसे घटिया कोयला कौन है? तो अभी पढ़े हम लोग, डी नंबर पीट है सबसे घटिया किस्म में कोयला। भारत में कोयले का सब प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह जो आपको यहाँ पर जाएगा सॉरी उड़ीसा, सॉरी कोयला का हो जाएगा आपको झारखंड, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ अगले देख सकते हैं, हीराकुंड बांध है, तो हीराकुंड बांध जो है आपको उड़ीसा में है। तारापुर ऊर्जा केंद्र है, तो ये पर है महाराष्ट्र में तारापुर ऊर्जा केंद्र है। यहाँ अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है यह आपको यहाँ पर डी नंबर सभी है, कोयला, पेट्रोलियम और विद्युत। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? तो डिगबोई है, डिगबोई का असम। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो वहाँ पाया जाता है कोयला। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह जादूगोडा है झारखंड का, जहाँ पर सबसे अधिक भारत में यूरेनियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? तो यहाँ पर चाय, रबर, गन्ना सभी जो है रोपण फसल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन की स्थिरता नहीं करती है? तो जो राजमा होता है यह नाइट्रोजन को बढ़ावा नहीं देता, बाकी चना, मूंग, मटर जितने भी दलहन फसल होता है सभी जो है आपको नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा देता है। भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? तो भारतीय खाद्य निगम। धान का एक प्रकार है, तो इसमें अमन, आंस और बोरो ये सभी धान का प्रकार हैं, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन खरीफ की फसल है? तो धान जो है यह खरीफ की फसल है, बाकी यहाँ गेहूँ, जौ, तिलहन सब अलग अलग मौसम की फसल है। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो यहाँ पर गेहूँ रबी फसल है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो यह जो है आपको डेयरी विकास यानी कि दूध से संबंधित है, श्वेत क्रांति से ऑपरेशन फ्लड। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? यहाँ पर धान जो है यह रोपण फसल नहीं है, बाकी रबर, गन्ना, चाय। यहाँ रोपण मतलब रोपना नहीं होता है, रोपण मतलब होता है कि एक बार लगाकर उसे कई बार फसल प्राप्त कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं रोपण फसल। भारत की प्रमुख खदान फसल कौन सा है? तो धान है, जहाँ की सबसे अधिक उगाई जाती है। चावल है, चावल जो है एक प्रकार का खरीफ फसल है। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो दाल में सबसे क्या होता है? प्रोटीन होता है। यहाँ देखते हैं, रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? तो जो रबी की फसल होता है यह अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है। यहाँ निम्नलिखित में से कौन व्यवसायिक फसल नहीं है? तो गेहूं जो है व्यवसायिक नहीं, यानी बेचने वाला नहीं है, व्यापार करने वाला नहीं है, बाकी जूट, गन्ना, तंबाकू सभी व्यवसायिक फसल है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो यह उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों पर की जाती है। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? यह है उष्ण आर्द्र जलवायु में यह पाया जाता है, सॉरी इससे खेती की जाती है। अगला कहते हैं, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सा है? तो चावल जो है यह खरीफ फसल है। सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रण प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? यह आपको जो है उदारीकरण कहलाता है। यहाँ तक अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया था? तो यह जो है दुर्गापुर में बनाया गया था ब्रिटेन के सहयोग से। हुगली औद्योगिक प्रदेश केंद्र है, तो यह आपको कोलकाता में हावड़ा के पास पड़ता है। यहाँ वाला क्वेश्चन है, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र स्थापित हुआ था? तो यह जो आपको यहाँ पर चेन्नई में हुआ था, तमिलनाडु। भारत का बर्गियम किस शहर को कहा जाता है? तो जमशेदपुर कहा जाता है बर्गियम भारत का। यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो यहाँ पर सीमेंट जो है यह कृषि आधारित उद्योग नहीं है, बाकी यहाँ पर चीनी, चमड़ा और वस्त्र जो है कृषि आधारित उद्योग है। यहाँ पर सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सिंदरी जो है आपको यहाँ पर सबसे अधिक हो जाएगा, बी नंबर उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। सिलिकॉन शहर के नाम से कौन जाना जाता है? तो यह जो है बेंगलुरु कहा जाता है सिलिकॉन शहर। निम्न में से कौन कृषि आधारित नहीं है? तो यहाँ पर सीमेंट जो है यह कृषि आधारित उद्योग नहीं है। विश्व के प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुआ था?
तो यह जो आपको जर्मनी में 1836 में हुआ था। यहाँ पर निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो इसमें जो है आपको चीनी उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग है। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है, तो यह जो आपको ओडिशा में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? तो बोकारो जो है यह सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो यहाँ देख सकते हैं छोटे पैमाने का जो उद्योग है यह आपको खिलौना उद्योग है। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो जो रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था दूसरे पंचवर्षीय योजना के समय। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो यह चूना पत्थर जो है सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक कौन है? तो यह जो आपको टिस्को, जिसकी स्थापना 1907 में किया गया था जमशेदजी टाटा के द्वारा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना तो यही देखते हैं 1907 में। निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित है? तो यहाँ पर जो है आपको सीमेंट उद्योग, सॉरी कृषि पर आधारित नहीं है, यहाँ पर लगा सीमेंट उद्योग, बाकी सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, जूट उद्योग सभी जो है कृषि पर आधारित उद्योग है। नेपानगर प्रसिद्ध है, तो यह जो आपको अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है नेपानगर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपको मुंबई में मध्य रेलवे का मुख्यालय है। यहाँ पर कहते हैं कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? तो यह जो आपको यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। इनौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो यह जो है तमिलनाडु में है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो यह अपना बिहार हाजीपुर में है। यहाँ फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? यह पश्चिम बंगाल में है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, यह इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो यह उत्तर पूर्वी रेलवे जो है सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1953 में जो है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो यह आपको जल परिवहन है, जो कि सबसे प्राचीनतम परिवहन है। अगला क्वेश्चन है, मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है? यह आपको गोवा में है। गाओ मतलब गोवा। कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो यह गुजरात में है, कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र। एशिया में सबसे पुराना रेलवे उत्सव कौन सा है? तो यह है जमालपुर रेलवे उत्सव सबसे पुराना। निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? तो यह जो आपको मेघालय जो है, जहाँ पर भी रेल मार्ग नहीं बना हुआ है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1953 में किया गया था। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर रेलवे मुख्यालय जो है आपको दिल्ली में है, नई दिल्ली। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया था? तो यह जो आपको 1957 में किया गया था। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा मिलती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे लंबी मिलती है नेपाल से। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र का कहाँ स्थापित किया गया है? यह जो है कंडला में स्थापित किया गया है। एशिया का सबसे निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह भारत में स्थापित किया गया है। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब किया गया था? तो 1854 में किया गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? तो डेक्कन ओडेसी जो है आपको यह रेलगाड़ी ऐसी रेलगाड़ी है जो कि सिर्फ महाराष्ट्र में चलाई जाती है। यहाँ तक अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है उत्तर रेलवे क्षेत्र, जो है स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। तो यह जो है आपको सड़क मार्ग से है, जो कि मुंबई को, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो यह जो है आपको यहाँ पर बी में है, लेकिन इस ऑप्शन का उत्तर यहाँ पर बी होगा। कोलकाता में भी है, मुंबई में भी है, चेन्नई में भी है मेट्रो सेवा, और पटना में बन रहा है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो जो है 1986 में किया गया था। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है, यह आपको जल मार्ग सबसे सस्ता परिवहन है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है?
तो यह महाराष्ट्र है सबसे अधिक। बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन सी थी? तो ईस्ट इंडिया रेलवे है, जो कि 1860 में बिहार में शुरू किया गया था। यहाँ तक अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को बिहार का स्रोत कहा जाता है? तो कोसी नदी को। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो यह जो आपको यहाँ पर सोन नदी की उत्पत्ति हुआ है, जो कि दक्षिण बिहार की नदी है। गंडक परियोजना है, यह गंडक परियोजना जो है वाल्मीकि नगर बिहार की परियोजना है। बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? तो दक्षिणी बिहार, सॉरी यहाँ पर जो उत्तरी बिहार हमेशा बाढ़ से और दक्षिणी बिहार हमेशा सूखा से। बिहार में कितने जिले हैं? तो यह जो आपको 38 जिला है। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन है? तो यह जो है आपको 7% वन है, लेकिन वर्तमान में 8% वन हो गया है। बिहार में कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो यहाँ पर जो है 60% कृषि क्षेत्र है और 80% जनसंख्या कृषि में लगा हुआ है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो यह नवादा जिला में है। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? तो नेपाल का सीमा जो है बिहार से जुड़ी हुई है। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का स्रोत कहा जाता है? तो यह कोसी नदी कहा जाता है। जो है कुशेश्वर स्थान किस जिला में है? तो यह आपको दरभंगा में है कुशेश्वर स्थान। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? यह पटना में है संजय गांधी जैविक उद्यान, चिड़ियाघर। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 7% पर है। कांवर झील किस राज्य में है? तो कांवर झील जो है आपको बेगूसराय में है। अगला क्वेश्चन है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो कहलगांव जो आपको भागलपुर में स्थित है। कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में स्थित है? तो पर भागलपुर में है। यहाँ पर कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है, तो यह जो है आपको भागलपुर जिला में है। कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? तो यह जो है आपको कांटी भी है, कहलगांव भी है और नावीनगर भी है, यानी सभी हो जाएगा डी नंबर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है? तो यह आपको मुजफ्फरपुर में है कांटी। बिहार संपन्न है, तो बिहार संपन्न है आपको कृषि में। पैराइट खनिज है, पैराइट खनिज जो है आपको यह अधात्विक खनिज है, पैराइट खनिज। देखते हैं आप अगला क्वेश्चन है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो रज्जू मार्ग राजगीर में है। रेल वर्कशॉप स्थित है, तो रेल यहाँ पर जमालपुर में। यहाँ अगला क्वेश्चन है, मंदार हिल किस जिला में स्थित है? तो यह बांका में है मंदार हिल। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 6283 किलोमीटर है। अभी वर्तमान इतना नहीं है, अभी बढ़ चुका है। बिहार की पहली रेल लाइन निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो ईस्ट इंडिया रेल लाइन थी बिहार की पहली रेल लाइन। यहाँ तक अगला क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो यह जो है आपको पटना सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में पाया जाता है? तो यह जो है पटने में ही पाया जाता है। 2001 के यहाँ थोड़ा देख ले। चलिए आप देख लेते हैं यहाँ मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो नीला दिखाया जाता है आपको जल के लिए। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी जाती है? तो यहाँ की स्थानीय जो है ऊंचाई मानी जाती है। चलिए देख लेते हैं अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं आपदा। तो यह जो आपका लास्ट है आपदा, इसके बाद जो है पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपदा। भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सी है? तो यह तरंग है आपको यहाँ पर एल तरंग। पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, 3 तरंग होता है। सबसे पहले पी तरंग पहुंचता है और सबसे अंत में एल आता है, जो सबसे खतरनाक होता है। सबसे कम खतरनाक होता है पी तरंग। अगला यहाँ पर निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो डी महामारी प्राकृतिक आपदा नहीं है, बाकी सुनामी भूकंप बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? तो यहाँ पर जो है भूकंप का, सबसे खतरनाक भूकंप 1934 में आया था। कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी संबंधित है? तो यह पेटी यानी जोन जो है आपको 5 से संबंधित है। महासागर तल में कंपन को कहते हैं? तो महासागर में कंपन को कहते हैं सुनामी। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो जो है इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किया जाता है, नीचे लोग दबे उससे कि उसके जानने के लिए। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो यह आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है?
तो यह आपको केंद्र से उत्पन्न होती है, पृथ्वी के केंद्र से। निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन सा है? तो यह जो है सीस्मोग्राफर है, ये सीस्मोग्राफ है भूकंप को मापने का इकाई। कृषि सुखाड़ होता है, तो जो है कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव के कारण सूखा पड़ता है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? तो जो है आपको यहाँ पर भूपटलीय दरार के क्षेत्र, वलित पर्वत का क्षेत्र, महासागरीय गर्त, ये सभी जो है आपको भूकंप से प्रभावित होता है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर अगला है यहाँ पर गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में आता है? तो यह जोन 5 में आता है, जो कि सबसे खतरनाक होता है। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो निम्न से जो है भूकंप प्राकृतिक आपदा, बाकी आग लगना, बम विस्फोट, रासायनिक दुर्घटना, यह सभी जो है आपको मानव निर्मित आपदा है। बिहार का शोक है यह आपको कोसी। यहाँ कहते हैं सुदूर संवेदी उपग्रह जो है सिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग होता है संसाधनों की खोज करने के लिए। मानव जनित आपदा है, तो जो मानव है यह आतंकवाद को जन्म देता है। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है, तो यह जो है डी नंबर, इनमें सभी जो है यह मानव द्वारा आपदा प्रबंधन का घटक। मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो अग्निशामक यंत्र का बुलाना चाहिए, यानी अग्नि से बचाने वाले यंत्रों को बुलाना चाहिए। इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किस निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? तो यह जो है इनमें से कोई नहीं, अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं। सूखे के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? तो इसके लिए आपको वर्षा कम होना। निम्नलिखित में से कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो इनमें सभी टेलीफोन भी है, समाचार पत्र भी है, टेलीविजन सभी कुछ है इसका। सर्वाधिक भू संकलन प्रबल राज्य है, यह उत्तराखंड में है, वहाँ पर अधिक मिट्टी का संकलन होता है। चलिए यहाँ देखते हैं अगला, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रबल है? यह उत्तरी बिहार है, दक्षिणी बिहार बाढ़ का। सॉरी यहाँ पर जो हो जाएगा आपको निम्न में से कौन भाग सर्वाधिक सूखा प्रबल है? तो यहाँ हो जाएगा दक्षिणी बिहार, सी नंबर। सुखाड़ क्या है? सुखाड़ जो है एक प्रकार का आपदा है, जो कि प्राकृतिक आपदा है। महासागर के तल में कंपन को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं सुनामी कहते हैं। अगला है यहाँ पर निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा इसमें आतंकवाद नहीं है। सुखाड़ क्या है? सुखाड़ का कारण क्या है? सुखाड़ का कारण है मिट्टी की नमी का अभाव हो जाना, यानी कम पानी होना। बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो इनमें सभी जगह नदी तल पर मलबा का निरीक्षण होना, जल की अधिकता होना, वर्षा का अधिकतम होना। अगला है सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो सागर तट से दूर करना चाहिए। सर्वाधिक बांध प्रभावित देश है, तो यह जो आपको बांग्लादेश है, जहाँ पर सबसे अधिक बांध है। अगला यहाँ पर संसाधन की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? यह किया जाता है आपको बी नंबर सुंदरी संवेदी उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? यहाँ पर आयताकार होनी चाहिए। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला भूकंप तरंग है, तो यह है पी तरंग, अभी पहले सबसे पहले पहुंचता है पी। अगला यहाँ पर देखते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो सुनामी या मानव जनित नहीं है, बाकी ये प्राकृतिक आपदा है। सुनामी किस स्थान पर आता है? यह समुद्र में आता है। यहाँ कहते हैं संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? यह मोबाइल फोन है, ऑप्शन के अनुसार। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? इसमें से कोई नहीं कहा जाता है। बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो ये जो आपको ऊंची भूमि के स्थान पर हमें जाना चाहिए बाढ़ के समय। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप के आना। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था 1900, आपको यहाँ पर 34 में एन नंबर हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब यहाँ से हम देख लेते हैं आगे, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसमें जो है आपको वर्षा का अधिक होना, जल का अधिक होना, नदियों के तल में अवसाद का जमना, सब हो जाएगा। यहाँ देखते हैं बाढ़ क्या है? तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, तो यहाँ पर पशुओं को होती है, फसलों के भवनों यानी सभी को होती है। सूखा किस प्रकार की आपदा है? सूखा जो एक प्राकृतिक आपदा है।
चलिए यहाँ देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से मानव जनित आपदा है, तो यह आपको सभी हो जाएगा। आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगा, महामारी, सब जो है मानव जनित आपदा है। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? यह जो है पूर्वी बिहार बाढ़ से हमेशा प्रभावित होता है, और यहाँ पर उत्तरी बिहार। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर भूसुनामी आया था? यह बंगाल की खाड़ी में आया था। अगला है कृषि सुखाड़ होता है, यह जल के अभाव के कारण। यहाँ से अगला है मानव शरीर में आग लगने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो ठंडी पानी डालना चाहिए। निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो यहाँ आपको इनमें से कोई नहीं, बाकी सभी जो है यहाँ पर मानव जनित आपदा है। तो यह था आपका सोशल साइंस का पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद आपको एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम से नहीं छूटेगा, यह मेरा 101% गारंटी है। सभी ऑब्जेक्टिव आप बना कर रहिएगा। अब बात करते हैं इसका PDF कहाँ मिलेगा। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, या जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ पर जो आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब देखते रहिए के ज्ञान यूट्यूब चैनल को। आपको साइंस, हिंदी, संस्कृत सभी का आपको अगला वीडियो मिलता रहेगा।